हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू सी ए लतीफ़्स एकेडमी। माय नेम इज़ रियाज़ और आज हम हिस्ट्री का थर्ड वाला लेक्चर करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जेके पीएसआई का एग्ज़ाम जो आपका अभी 27 को है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी। तो ये आप देखिए, ये वाला वीडियो जो है हम आज पढ़ने जा रहे हैं सय्यार डायनेस्टी। और इससे पहले हमने इसके 2 पहले वीडियोज़, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर सीए लतीफ़्स एकेडमी पर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बाय रियाज़ सर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसको ओपन करके आप पहले शुरू के वीडियोज़ में शुरू से आप देख सकते हैं इसको। तो लाइक भी करें आप, शेयर भी करें। तो चलिए आज हम आज के इस वीडियो स्लाइड्स पे चलते हैं। तो हम देखेंगे, पहले हम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की कुछ जो दिल्ली सल्तनत के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स थे वो क्या-क्या थे। तो हम इसको देख लेते हैं। दीवान वज़ारत जो था फाइनेंस डिपार्टमेंट था। दीवान आरएस जो है ये आर्मी डिपार्टमेंट था। और सॉरी, दीवान बंदगान जो था वो स्लेव्स डिपार्टमेंट था। दीवान इंशा फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट था। दीवान मुनीहा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था। दीवान मुस्ताखरात जो था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एरियर्स था। दीवान कोही जो था ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। दीवान रिसालत जो था ये इलेस्टिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट था। दीवान काजी जो था रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट था। दीवान खैरात जो है ये चैरिटी डिपार्टमेंट था। तो कारखान्स ए डिपार्टमेंट, कारखान्स यानी कि इसमें क्या था, गुड्स और आर्टिकल्स जो नीडेड होती थी किंग को और रॉयल हाउस होल्ड को, तो वो यहाँ पे रखी जाती थी। और बारीड्स जो था वो इंटेलिजेंस एजेंट्स था। जैसे आज हमारी राह है, तो ऐसा जब वहाँ पे वो जो इंटेलिजेंस सेक्शन था तो उसको क्या कहते थे, बारीड्स। ओके, सो हम नेक्स्ट वाली वीडियो पे चलते हैं, स्लाइड्स पे। ओके, सय्यार डायनेस्टी। तो मैंने आपको कहा, जब सेंट्रल पावर कमज़ोर होता है तो तब तक जो हमारे फॉरेन इन्वेजन तभी होता है। आज भी आकर देखें आप कि किसी कंट्री इकॉनमी कमज़ोर हो जाए, किसी कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो दूसरी कंट्री उसके ऊपर उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहेंगी। हालाँकि तो ये उस दौर की बात है जब इन्वेजन का ही ज़माना था, जब ज़्यादातर लोग दूसरी कंट्री पर जाकर इन्वेजन ही करते थे, उसको इन्वेड करके फिर वहाँ अपना रूल सेटअप कर लेते थे। तो इस दौर के अंदर यूँ ही यहाँ पे फ़िरोज़ शाह तुगलक, और मैंने आपको एक बात आप याद रखने, जब फ्यूडलिज़्म आ जाएगा, जब एक्सप्लॉयटेशन होगी अपने फार्मर्स को, जब 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 रूल ऑफ लॉ डिस्टर्ब होगा, जब भी एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, जब भी इकॉनमी में ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएँगी, तो तब ही ऐसा होगा कि फिर आप ज़्यादा समय तक रूल नहीं कर सकते। तो सय्यार डायनेस्टी की बात करें अगर हम, तो हम देखें कि तैमूर लैंग जो हैं वो मंगोल थे। वो 1398 में दिल्ली पे उन्होंने हमला किया। दिल्ली में लूटने आए वो, तो उन्होंने क्या यहाँ पे जब वो आए, तो क्या हुआ कि जब तैमूर आए यहाँ पे, तो उस वक़्त कंडीशन ऐसे ही कमज़ोर थी। सब कुछ ये सारी चीज़ें फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में जो प्रॉब्लम्स आई थी, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक कहीं न कहीं उन प्रॉब्लम से ये नहीं उबार, यानी कि ग्लोरी जो थी वो दिल्ली सल्तनत की, उसको वापस रिकवर ना कर पाए। तो उसके चलते क्या हो यहाँ पे होने लगा कि यहाँ पे फ़ॉरेन इन्वेजन होने लगा और यहाँ पे तैमूर आए, और तैमूर ने रीयूनाइट किया था मंगोल्स को। तो और मंगोल्स को फिर से आगे की जो, जैसे मंगोल्स एक बहुत बड़ा एम्पायर था और इस तरह से बड़े फातेह थे वो, तो वो उनके बीच में जो खलल पैदा हो गई थी, अब उनको फिर से रीयूनाइट करके तैमूर यहाँ पे आया और उसको माल चाहिए था, तो यहाँ पे आकर उसने लूटा। और क्या हुआ, उसके साथ यहाँ के जो सेंट्रल पावर था वो कमज़ोर हो गया। तुगलक तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या हुई कि खिज़र खान एक उसके ऑफिसर थे, तो उसको चार्ज दे दी मुल्तान की, किसने, तैमूर ने। ठीक है? तो ही टूक द एडवांटेज ऑफ अब क्या है, किसने, फ़िरोज़, इस अगर हम बात करें खिज़र खान की, तो उसने देखा कि यहाँ पे यूँ ही थोड़ा-सा उसको यहाँ पे डिसऑर्डर लगा, क्योंकि अब मैंने आपको कहा किंगडम्स थी अलग-अलग, जैसे गुजरात थी, जैसे और राजपूत किंगडम्स थी, जैसे अगर मैं आपको बता दूँ, ये ना तब ये स्टेट्स नहीं हुआ करती थी। मैंने आपको ये कहा कि ये एरियाज़ थे। राजस्थान एक कंट्री ही माने, आज तब तो कंट्रीज़ थी ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, एक थोड़ा-सा मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। देखो, ये जो कंट्रीज़
आई हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, यूएसए, ये कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट आफ्टर 1945 के बाद आया, ये सारी कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट। ये कि यहाँ पे डिफाइंड बॉर्डर्स हैं। इससे पहले हाँ, कहा जाता था हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान कभी तो या इंडिया या भारत ऐसे-ऐसे नाम से पुकारा जाता था। लेकिन वो एक ऐसा नहीं था कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का इंडिया था। वो कभी तो वो इंडिया होता था नॉर्थ इंडिया, कभी तो वो इंडिया का हिस्सा होता था, कभी तो वो इंडिया अफ़गानिस्तान का भी हिस्सा होता था, कभी तो ये हो जाता था कि बांग्लादेश भी सारा इसी के साथ हो जाता था, कभी तो ये हिस्से और कोई भी ले जाता था। जैसे मैंने आपको पहले ही से कहा कि हाँ, मोहम्मद बिन कासिम जब आए तो वो अरब रूलर थे, वो बनु उमैया के एक रूलर थे, तो उनके दौर में उन्होंने आकर सिंध को यहाँ से इंडिया के जो एम्पायर थे, उस वक़्त राजा दाहिर थे या फिर और जो यहाँ पे एम्पायर्स थे, तो उनसे लेकर अलग कर दिया और वहाँ पे अपना रूल कायम कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो उससे पहले भी अगर हम देखें, उससे पहले की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन्स आए यहाँ पे, आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन्स आए, साकाज़ आए और उन्होंने आकर यहाँ पे तब बुद्धिस्ट रिलीजन तो जो था वो वहाँ पे को लोग इन्फ्लुएंस भी हुए और किस तरह से और बाकी जैसे अगर आपको ग्रीक्स के बारे में मैं बताऊँ तो ग्रीक्स यहाँ पे आते ही थे। अलेक्जेंडर आए थे, तो ये आने जाने का जो मामला था तब चल रहा था और लोग जाकर इसी तरह से दूसरी जगह पर अटैक एक बड़ा फ़ाते बाहर निकलता था और वो क्या काम करता था कि वो जाकर दूसरी कंट्री पर रेड करता था, इन्वेड करता था और अपने एम्पायर का हिस्सा बना लेता था उसको और ऐसा ही चल रहा था। तो अब यही हुआ, तैमूर आए, तैमूर ने यहाँ पे लूटा और उसके बाद कंडीशन कमज़ोर हो गई। तो यहाँ इंडिया में एक अपॉर्च्युनिटी, यहाँ पे जो ये डिप्टी थे उनको एक अपॉर्च्युनिटी लगी यहाँ पे कि किस तरह से हम यहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे कैप्चर किया इन्होंने, किसने किया? खिज़र खान ने दिल्ली को 1414 में कैप्चर कर लिया और सुल्तान का टाइटल ले लिया। सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, उसके बदले उन्होंने रायल आला का टाइटल ले लिया। अब रायल आला यानी कि उसको कहा जाता है केयर टेकर ऑफ तैमूर सानी, अपने आप को केयर टेकर का नाम दिया। अब रूलर तो डिपेंडेंट डिक्लेयर करता तो क्या होता, प्रॉब्लम हो जाती उसके लिए, क्योंकि इस तरह से कंसोलिडेशन की प्रॉब्लम होती। तो उसने यहाँ पे केयर टेकर क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको जैसे कहा कि सुल्तान का कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है? एक एम्पायर के साथ, यानी कि अरब के एम्पायर्स के साथ सुल्तान का कॉन्टैक्ट होता था। और क्योंकि यहाँ पे 95% पॉपुलेशन जो थी वो इंडियन थी और ये जो फॉरेन लोग थे वो 5% थे और इन 5% लोग जो थे वो ये सोचते रहे थे कि अगर यहाँ के लोग हमें उठकर आगे से हमारा मुकाबला करेंगे तो हमें ये नहीं कि हमें किसी पावर के साथ कॉन्टैक्ट में हों कि ताकि हम इनको ये कहें कि आप हमें अकेला ना समझो। हालाँकि पावरफुल तो वो थे, नोबल्स तो वो थे, लेकिन उनके पास वो ये कहें कि देखो अगर आप हमारे साथ लड़ोगे तो हम और सारे बंदे बुला देंगे। क्योंकि तब एटम बम तो था नहीं, तो क्या था कि ऐसे बंदूक की जंग ही होती थी ज़्यादातर, जिसके पास ज़्यादा माल, जिसके पास ज़्यादा टैक्टिक्स अच्छे और यहाँ ह्यूमन पावर भी होना चाहिए था। तो उसके बाद जो खिज़र खान के बाद जो नए रूलर आए वो मुबारक शाह आए 1421 में और 34 तक वो रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोआब के अंदर जो रूल ये थे, चीफ्स थे, उनको क्रश किया, मारा पीटा उनको और खोखर्स को, ठीक है। और मुबारकाबाद सिटी उन्होंने कंस्ट्रक्ट की, ठीक है। मोहम्मद शाह उनके बाद मोहम्मद शाह आए, नेफ्यू ऑफ मुबारक शाह, ठीक है। ही डिफीटेड मालवा के रूलर को और बहलुल लोदी का हेल्प लिया इन्होंने, ठीक है। तो लास्ट रूलर जो थे वो अलाउद्दीन शाह थे और वो 1445 तक, लेकिन उन्होंने बाद में वॉलंटियरली थ्रोन किसको दे दिया? बहलुल लोदी को। तो इस तरह से लोदी डायनेस्टी की क्या होगी? बिगिनिंग हो गई। अब हम लोदी डायनेस्टी पर चले जाते हैं, तो हम देखते हैं लोदी डायनेस्टी में किस तरह से 1451 से 1526 तक लोदी डायनेस्टी थी और बहलुल लोदी उनके लीडर थे। और मैंने आपको कहा ये जनरल थे कहाँ के? लाहौर के। तो ग्वालियर और आते-आते फिर जब इन्होंने कंट्रोल अपना जमाया तो इन्होंने ये हिस्से, ये जो आपको दिख रहे हैं अंडरलाइन मैंने की, ये वाले हिस्से इन्होंने कॉन्कर कर लिए। सिकंदर लोदी उसके बाद इनके बाद सिकंदर लोदी का दौर आया और उस दौर में उन्होंने अपना टाइटल जो सिकंदर शाह टाइटल रखा। उन्होंने आगरा की सिटी को फाउंड किया, यानी कि सिटी तो थी लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी की और एक यहाँ पे टाउनशिप या फिर वो सिटी जो बनाई उन्होंने। और क्या 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 ही किया, गाय सिकंदरी और एक यूनिट जो थी मेजरमेंट की। इन्होंने एक्चुअली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में थोड़ी इनोवेटिव वर्क किया, डेवलप की इसको।
तो इनके बाद जो रूलर आए वो इब्राहिम लोदी आए 1517 में, और 1526 तक ये रहे। ये थोड़े एरोगेंट थे, क्योंकि ये जो फैमिली एंड फ्रेंड एंड फैमिली पॉलिसी थी लोदीज़ की सेंट्रल एशियन के साथ, तो उस वक़्त क्या था कि इन्होंने उस पॉलिसी को तोड़ा, और ये जो दौलत खान थे, दौलत खान ये एक पावरफुल नोबल फ्रॉम पंजाब थे। उन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़ाहिरुद्दीन बाबर को काबुल से बुलाया और फिर ये इनके साथ लड़ गए। फ्रेंड एंड फैमिली पॉलिसी के बारे में आपको बता दूँ, फ्रेंड एंड फैमिली पॉलिसी जो है, वो फ्रेंड एंड फैमिली पॉलिसी इस तरह से थी कि यहाँ पे ये मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड एंड फैमिली पॉलिसी जो है एक ट्रीटी थी आपस में, कि हम किस तरह से हम यहाँ पे अपना ये कैरियर आगे चलाएं, और ये जो सल्तनत है इसको आगे बढ़ाएं। तो यानी कि ट्रीटीज़ थी मुख्तलिफ जो रूलर्स थे उनके मांग, तो इन्होंने वो उसको डाइल्यूट कर दिया। सो सेंट्रल एशियन के साथ इनकी ट्रीटीज़ थी। तो इस तरह से क्या था कि अब सेंट्रल एशिया में जो अम्पायर थे, तो इन्होंने इनके जो एक लीडर थे दौलत खान, ये जो नोबल थे, उन्होंने बुला लिया किसको, बाबर को, कि आप आकर इनके साथ लड़ो। तो ठीक है, बाबर ऑन द एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट, तो इसको बाबर को राणा सांगा ने भी क्या किया, सपोर्ट के लिए कहा कि मैं भी आपकी सपोर्ट करूँगा, क्योंकि राणा सांगा ये चाहते थे कि बाबर आ जाए यहाँ पे, वो यहाँ पे फिर से एक वही लूट लाट करके निकल जाएगा वापस, तो उसके बाद जो कमज़ोर पड़ जाए, कमज़ोरी आएगी तो मैं जाकर संभाल लूँगा। लेकिन बाबर उस नीयत से नहीं आए, बाबर आए और यहाँ पे उन्होंने एग्जिस्टेंस करना, यानी कि खुद को संभाला, और यहाँ पे अपना वो करियर चाहते थे। क्यों चाहते थे? देखो, वो सुन्नी मुस्लिम थे, उज़्बेकिस्तान से आए थे, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया वो 2 के बीच में। किन 2 के बीच में? मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे उज़्बेकिस्तान के अंदर जो यहाँ पे 2 कबीले थे, उनके अंदर वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुआ क्या कि ये लोग यहाँ आ गए बाबर, क्योंकि इनका दूसरा वाला सेक्ट जो अपोनेंट थे, वो उन्होंने वहाँ पे संभाल लिया, कब्ज़ा कर लिया। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये देखें आप, बाबर इन समरकंद बाबर डिफीटेड इन समरकंद, मूव टू काबुल, काबुल आई, ये कनकर्ड इट रिमेन्स देयर फॉर 14 ईयर्स। हेरात पर जब इन्होंने जाकर फिर से हमला करना चाहा, तो ये वहाँ से हारे, और फिर ऑटोमन्स का रूल यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे बाबर के लिए इन्होंने सोचा अब मैं इंडिया ही चला जाता हूँ। मैंने आपको यही बात बताई पिछली बार भी, कि हर एक लीडर ये चाहता था कि हर एक बड़ा ये जो नोबल था, ये चाहता था कहीं न कहीं मेरा एक कैरियर बने। तो बाबर उनमें से एक ये थे, बड़े ये एम्बिशियस पर्सन थे, तो इन्होंने सोचा कि मैं भी जाऊँ और मैं भी एक रूलर बनूँ। तो अब वहाँ पे तो उनका करियर ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर तो बहुत स्ट्रांग था, और तब ऐसा नहीं, तो उनको लगा कि अब वहाँ लड़ने से बेहतर है मैं इंडिया ही चला जाता हूँ। और यहाँ पे राणा सांगा ने बुलाया भी, तो अब इन्होंने देखा, ये जब आए यहाँ पे लोदी को, जो इब्राहिम लोदी के साथ उन्होंने बैटल की, तो वो जीती भी। तो वो जीतने के बाद यहाँ पे बाबर यहाँ पे अपनी रूल करने सोच रहे थे कि किस तरह से मैं अपना रूल जमा लूँ। राणा सांगा को ये बात अच्छी लगी नहीं। देखिए, ये है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की अगर हम बात करें, तो ये 26 में 1526 में हुई। राणा सांगा ने हेल्प किया, तो इन्होंने इन्वेड कर दिया इंडिया को, और बाब इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो उसमें एक तुलुगमा स्ट्रेटजी यूज़ की थी। क्या था उसमें कि कैनन, यानी कि तोपों का इस्तेमाल किया था, जो कि ऑटोमन डिवाइस था। गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर, यहाँ से मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया, और दिल्ली सल्तनत यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद दूसरी बैटल खानवा थी। खानवा क्या था? सॉरी, ओके, बैटल ऑफ खानवा थी। बैटल ऑफ खानवा क्या थी कि इन्होंने राजस्थान में ये बैटल हुई थी, किस-किस के बीच में? यहाँ पे राजपूत के फोर्सेस ऑफ बाबर, और राजपूत का जो राणा सांगा थे, उनके बीच में हुई थी। उनकी फोर्सेस के बीच में यहाँ पे फिर से हरा दिया उन्होंने राणा सांगा। अब राणा सांगा को ये लगा कि जो मैं चाहता था वो तो बाबर करने लगा, तो वो लड़ने आ गए। और ये कुछ कौमें हैं, राजपूत है और मराठा है, या फिर अफ़गानिस्तान के अफ़गान्स हैं या पठान्स हैं। इनको आप ये नहीं कि आप इनको दबा के रख सकते हो। ये हमेशा इनका मतलब ये इनका ये है रहता है कि हम लड़ें, और हम यानी कि हमारा वो पकड़, यानी कि झुकने वाली कौमें ये नहीं है। तो इनको लगा कि बाबर आया, और फिर इन्होंने फिर से वहाँ पे एक्सपीडिशन स्टार्ट कर दिया। बाबर के साथ लड़े खूब, और लेकिन हार गए। ठीक है? तो तुज़ के बाबरी के बारे में ऑटोबायोग्राफी है, और मसनवी जो है ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेचर। ओके, उसके बाद बाबर के बाद क्या हुआ कि हुमायूँ आए। हुमायूँ एक लीडर थे। इन्होंने गुजरात को
यानी कि इनकी टसल शेरशाह के साथ भी थी और गुजरात को इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया गुजरात का, और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चैलेंज थे इनके टाइम पे। अफ़गानिस्तान पर अपने भाइयों को इन्होंने रख दिया, जो कि कामरान और कुछ और भाई थे इनके, उनको रख दिया। और अगर हम देखें तो 1534 में इन्होंने चैलेंज, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र थे गुजरात के। अब मैंने आपको कह दिया कि इंडिया किंगडम्स में बँटा हुआ था, और गुजरात, और आप देखें राजपूत, ये राजपूत जो थे, या फिर आप लेटर में मराठा आप देखेंगे, आप आएँगे औरंगज़ेब के दौर में, या फिर अगर आप देखें तो यहाँ अफ़गान्स थे, या फिर लोधी जो डायनेस्टी के जो रिमेन्स कुछ लोग थे, या फिर या इंटरनल देखें या एक्सटर्नल, तो कहीं न कहीं कोई न कोई आदमी खड़ा ही हो जाता था। तो ये डे आउट चैलेंज तो थे ही थे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे इनको भी वो चैलेंज फेस करने पड़े। ये शेरशाह की बात अगर हम देखें तो शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी के बारे में ये था कि ये एक वो अफ़गान थे और एक आम मिडल क्लास फैमिली के आदमी थे। इनके फ़ादर जो थे वो ज़मींदार थे, पढ़े लिखे थे, और इन्होंने क्या, इनका भी एक ये एम था, एम्बिशियस थे ये भी, ताकि ये एक एम्पायर सेटअप कर सकें। तो इन्होंने हुमायूँ के साथ देखा। हुमायूँ जो थे वो थोड़े से यानी कि अगर देखा जाए तो वो थोड़ा-सा पहले शुरू-शुरू में अच्छे से सँभाल नहीं पाए। इसी उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए जो शेरशाह थे, शेरशाह ने देखा कि हुमायूँ तो थोड़े-से कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ कि ये शेरशाह जो थे, ये बंगाल या इन साइड से, ईस्टर्न साइड से इंडिया के जो जो थे, यहाँ पे थे एक जगह पे। तो इस दौर के अंदर अगर हम देखें तो शेरशाह सूरी, इन्होंने 2 बैटल्स लड़ी, जो कि जैसे बैटल ऑफ कन्नौज थी और बैटल ऑफ चुनसा थी। किसके साथ? हुमायूँ के साथ, और हुमायूँ को इन्होंने डिफीट करके इंडिया से भगा दिया। अब हुआ यूँ कि ये शेरशाह सूरी जो थे, ये थोड़े से यानी कि अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड इनकी बहुत अच्छी थी। इन्होंने पहले क्या काम किया, इन्होंने एक यहाँ असम साइड, या फिर अगर हम देखें तो बंगाल साइड में एक लीडर थे, रूलर थे। अब उनको इन्होंने कहा कि मेरे पास जो है, मेरे पास ये है बहुत सारे, मेरे पास फ़ौज ये है, ज्वेलरी है, मेरे पास कुछ बहुत सारा माल है, तो लेकिन हुमायूँ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो आप मुझे छुपाने की जगह दे दें। अब इन्होंने वो जो ट्रंक्स थे, जाकर उस उन्होंने कहा आप ले आओ, तो आप यहाँ पे रख दो, तो फिर हम इसमें कहा उनको, मैं फिर हम, आप अगर रखोगे आई तो फिर हम बाँट लेंगे इसको। तो इन्होंने जो ही वहाँ पे जाकर अपने वो जो संदूक थे वहाँ पे रखे, तो उसके अंदर फ़ौजी भर के रखे थे, तो वो फ़ौजी 500 ट्रंक्स में से उठे, और वहाँ पे उन्होंने किले के अंदर से अटैक किया, और बाहर से फिर इन्होंने अटैक किया कुछ और लोगों ने, तो वहाँ का वो जो किंग था उनको हराकर, और वहाँ के एरिया को इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब ये बात हुमायूँ को अच्छी नहीं लगी, इन्होंने सोचा यहाँ पे ये तो बढ़ाता ही जा रहा है अपनी टेरिटरी, तो ये इनके पीछे गए, और इस तरह से 2 बैटल लड़ने के बाद उन्होंने बिल्कुल इनको हरा ही दिया, ठीक है? हुमायूँ ने हुमायूँ को हरा दिया और यहाँ से भगा दिया। लेटर चल के क्या हुआ, इसके बाद सूर एम्पायर एक बना, तो हुमायूँ जी ने, कि जो मुगल एम्पायर बाबर ने सेट किया था, अब वो टूट गया, और उसके बाद यहाँ पे सुर एम्पायर शेरशाह सूरी ने एस्टेब्लिश कर लिया। शेरशाह सूरी ने 1545 में इनकी डेथ हुई, लेकिन इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए जो कि बहुत ही अच्छे थे। इनका बेटा इस्लाम शाह आया इसके बाद, लेकिन वो कुछ खास एबल लीडर नहीं थे। तो अगर हम देखें तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि आप देखें, इस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर एक था, कैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, और उसके बाद अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ है। जैसे आज हम देखते हैं एक फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये एक कंसेप्ट किसने दिया था? ये शेरशाह सूरी ने दिया था। आज देखिए इतनी कम्युनिकेशन होने के बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि इतनी बड़ी कंट्री को चलाने में कितनी दिक्कत आती है। तब अगर देखें, आप देखें तो कितनी प्रॉब्लम होती कि इतने दूर-दूर की टेरिटरी, और कम्युनिकेशन भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, इतनी अच्छी-खासी। तो इस दौर के अंदर फिर ये सारी चीज़ें कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इस तरह से एक फेडरल स्ट्रक्चर इन्होंने कायम किया, और इन्होंने कोडिफ़िकेशन किया शरिया लॉ को फॉर एड जुडिक्शन पर्पस। तो कुछ लॉज़ के लिए, कोड लॉ बनाने के लिए इन्होंने देखा कैसे-कैसे लॉ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी के अंदर आप एक शरिया लॉ ये सब पर इम्पोज़ नहीं कर सकते। आपको सबका साथ और सबका विकास वाला काम से ही चलना पड़ेगा। अब है क्या कि अगर आप लीडर हो, देखिए ये मसला क्या है कि अगर आप
लीडर हो तो आपको वेलफेयर के बारे में सोचना है, लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचना है और लोगों का रिलीजन देख के नहीं देखना है बल्कि देखना है कि उनकी नीड्स क्या हैं और बेसिक ह्यूमन नीड्स जो वो सबकी बराबर हैं। तो यानी कि रिलीजन को छोड़कर आपको हर एक आप जो लीडर होते हैं वो पूरी कंट्री के लिए होते हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने भी ये सोचा कि ये कुछ लॉज जो मुस्लिम लॉ हैं वो बाकी लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो इन्होंने उस हिसाब से थोड़ी सी इसमें इन्हें कोडिफिकेशन की और बादशाही रोड इन्होंने बनाई। इन्हें डेवलपमेंटल वर्क बहुत अच्छे किए इन्होंने कोलकाता से पेशावर। देखिए आज भी चाइना जो है वो बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत या फिर सीपेक ऐसी-ऐसी रोडें बना रहा है, किस तरह से कनेक्टिविटी की। तो किस लिए? ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए। तो तब तब जो शेरशाह सूरी थे इन्होंने इनका तब का विज़न देखें कैसा था। तो ये यानी कि मोस्ट एबल और दूसरा एक और काम इन्होंने किया था, इन्होंने एमएसपी ये कांसेप्ट जो है ये शेरशाह सूरी का है, ठीक है? यानी कि किस तरह से किसानों का जो आप माल लाते हो वो उनको यानी कि कोई उनका माल खरीद ले तो ठीक है, अगर कोई ना खरीदे तो आपने एक फ़िक्स्ड रेट रख रख दी कि ठीक है आपका ₹10 केजी के हिसाब से हम आपकी गंदम ले लेंगे। अगर आपको ₹15 बिक रही है, ₹15 केजी या ₹50 केजी आपको बिक रही है, तो बेचिए। अगर नहीं कोई लेता, अगर आपको कोई ले ही नहीं रहा है तो हम ₹10 के हिसाब से या ₹15 क्या है फ़िक्स्ड रेट जितनी उनको वहाँ लगी होगी लागत उस पर, तो वो हम गवर्नमेंट कहती है हम दे ही देंगे, ठीक है? उम, ओके। इसके बाद क्या हुआ इन्होंने पोस्टल सिस्टम जो था इसको भी इन्होंने क्रिएट किया और अगर हम देखें पोस्टल यानी कि इनिशिएटर ऑफ पोस्टल सिस्टम यानी कि पोस्टल सिस्टम को इन्होंने क्रिएट किया और इन्होंने करेंसी यानी कि सुर अम्पायर के अंदर जो रुपया है सिल्वर करेंसी था और दाम जो था कॉपर करेंसी इन्होंने एस्टेब्लिश की और फार फ्लंग एरियाज़ के साथ इन्होंने कनेक्टिविटी यानी कि अच्छी कनेक्टिविटी पोस्टल सर्विस के चलते यहाँ पे मीडिया का काम भी एक जो कि फोर्थ पिलर होता है आज की डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में फोर्थ पिलर मीडिया कहा जाता है। तो तब इन्होंने मीडिया के बारे में सोचना हालाँकि इम्पीरियल थे लेकिन कितनी बड़ी सोचें अच्छी थी, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें तो अकबर ने भी इनकी पॉलिसीज़ को आगे लिया ना कि खारिज बिल्कुल कर दिया क्योंकि देखो अब हुमायूँ वापस आ रहे हैं, तो अगर हुमायूँ वापस आएँगे तो हुमायूँ के वापस आने के बाद क्या होता है कि ये कुछ ईरानियों की हेल्प की वजह से जब इस्लाम शाह थोड़े से यानी कि वो अच्छी तरह से सँभाल ना पाए तो ये फिर आकर इन्होंने फिर से मुग़ल एम्पायर एस्टेब्लिश कर ही लिया। अब जब ये इन्होंने मुग़ल एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया कि ठीक है, तो अब हुमायूँ वापस आए और वो उनकी डेथ हो गई उसके बाद। तो उसके उनका बेटा जो था लेकिन उनका जो लीडर था वो जो यानी कि उनका ऑफ़िसर था बैरम खान, बैरम खान ने इनको गार्डियन ले लिया, सँभाला, पाला भी इनको, बड़ा भी किया, बहुत सारी जंगें भी लड़ी और फिर एम्पायरर बनाकर छोड़कर 1915-60 में इनकी डेथ भी हो गई। फिर अकबर ने क्या किया बंगाल, बिहार, काबुल, कश्मीर इन जगहों पर अपना और अहमदनगर अहमदनगर क्या था हम आगे चलकर जब हम विजयरंगा और बहमनी किंगडम पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊँगा कि अहमदनगर इन्होंने किससे छीना है। ये बहमनी किंगडम से इन्होंने छीना यानी कि एनेक्स किया था। विद राजपूत रूलर्स तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ नेग अब मैं आपको ये बताऊँ राइट फ्रॉम द स्टार्ट अगर हम देखें महमूद गौरी आए हैं तो तब पृथ्वीराज चौहान उनके साथ लड़े हैं, ठीक है? तब से लेकर बाबर अब पृथ्वीराज चौहान अगर हम देखें तो कब आए हैं? वो आए हैं 1191 में, ठीक है? और यहाँ अब क्या टाइम आ चुका है 1556 तो देखें कब से लेकर राजपूत लड़ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम यहाँ के हकदार हैं ज़्यादा, हम यहाँ पे अपना कंट्रोल लें और इसी बात को ये वो हमेशा लड़ ही रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं किसी की सुपरमेसी ये जो सेंट्रल एशियन हैं, तुर्किश है, तो इनकी सुपरमेसी क्लेम नहीं कर रहे वो, ठीक है? ओके, सॉरी। तो इनकी सुपरमेसी वो क्लेम नहीं कर रहे, ठीक है? अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अकबर जो थे हालाँकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ आदमी थे लेकिन क्या है कि कभी-कभी इंसान एक अनपढ़ आदमी भी ऐसा काम कर जाता है जो कि पढ़े लिखे के ज़हन में नहीं आता है। असल में प्रेज़ेंस ऑफ माइंड जो चीज़ होती है, वो बेहतर चीज़ वो सबसे अच्छी चीज़ है। यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं मैटर नहीं करता है, आपका दिमाग किस तरह चल रहा है, किस तरह से आप कंडीशन पर आपका डिसीज़न मेकिंग कैसा है, ये मैटर करता है।
और अगर आप अपने आप को यानी कि डाइवर्सिटी के हिसाब से आप सोचा करें कि एक ही वे नहीं होते हमेशा, तो ये हिस्ट्री पढ़कर आपको बड़ा मोटिवेशन भी होगी कि देखो किस तरह से रूलर्स किस तरह से आकर कैसी-कैसी टैक्टिक्स, और ज़िंदा तो कोई भी नहीं रहा। आप देखें ये सारे लोग चले गए, हम भी चले जाएँगे, तो अब इस ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना होगा हमारे नसीब में वो मिलकर रहेगा, और होप फॉर द बेस्ट, अपने आप को बड़ा समझें। तो आप आपके पास इतने सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिल रही हैं, तो आप इनसे कुछ सबक ले हासिल कीजिए। ये नहीं है कि ज़िंदगी बिल्कुल छोटी-सी चीज़ का छोटी-सी जॉब का नाम है। हाँ, जॉब करें, आप सब कुछ करें, लेकिन फॉर फॉर अ बेटर काज़ आप एक विज़न के साथ चलें आगे, ठीक है? तो अब देखें आप किस तरह से अकबर ये पॉलिसी को समझ गया, तो इन्होंने नेगोशिएशन कर ली इनके साथ और कहा कि अगर आप मेरी सुप्रीमेसी को मानोगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको ऑटोनॉमी दूँगा और इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दूँगा अपने एरियाज़ का। अब वो चाहते थे राजपूत कि हम अपने एरियाज़ पर अपने हिसाब से कानून बनाकर चलें, जो कि बाकी लीडर उनको दे नहीं रहे थे। अब अकबर के दौर में एक एडवाइज़र थे इनके, जो वज़ीर थे इनके, बीरबल, तो इन्होंने बीरबल से पूछा कि आप बताएँ कि ये राजपूत चाहते क्या हैं? तो उन्होंने कहा, भाई बादशाह सलामत, इनको 2 ही चीज़ें चाहिए। कहा क्या? कहा एक एक चाहिए इनको इज़्ज़त, और दूसरा ये लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई दे दो इज़्ज़त, मेरा क्या चाहिए? इनको इज़्ज़त दे दो, रखो इनको, कौन-सी बड़ी-बड़ी पोस्ट्स इनको दे दो। कहा, तो क्या हुआ कि आप देखो मान सिंह या ऐसे-ऐसे लोगों को इन्होंने अफ़गानिस्तान का गवर्नर बना दिया, और लड़ना अफ़गानिस्तान वालों को तो हमेशा लड़ना ही था, राजपूतों को लड़ना ही था, तो इन दोनों को आपस में लड़ाकर और किस तरह से अकबर ने अपना रूल सेटअप कर लिया। अब देखें, मेजॉरिटी ऑफ रूलर ने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं किया। तो देखो क्या हुआ, हल्दी घाटी की बैटल हुई है, किसके बीच? अकबर के बीच नहीं, अकबर का क्लोज़ेस्ट। अब कल तक जो दुश्मन था, अब अकबर का क्लोज़ेस्ट बन गया मान सिंह, और बैटल किसके साथ हुई है? महाराणा प्रताप के साथ। तो आपने देखा, ये प्रेज़ेंस ऑफ माइंड थी कि दोनों बंदों को आपस में लड़ाया और खुद लीडर बन के बैठ गया, ठीक है? बट मैं नहीं कहता हूँ कि दोनों को लड़ाने का काम करें, लेकिन आप देखें किस तरह से यहाँ पे इन्होंने अपनी एक जो जंग थी मिनिमाइज़ कर ली। यानी कि आपको रूल करना है, तो आपको उसके हिसाब से टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 राजपूत को लड़ा लिया, अब राजपूत के खिलाफ लड़ेगा, तो अब वो मसला नहीं रहेगा जो राजपूत एक सेंट्रल एशियन के साथ लड़ते हुए, यानी कि तब तो वो रिलीजियस मसला हो रहा था, और तब प्रॉब्लम्स हो रही थी। ओके, तो क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए अकबर ने? कुछ इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड कर लिया, 16 प्रोविंसेस में डिवाइड कर ली क्या है, एम्पायर को, और उनको इन्होंने सूबे का नाम दिया। इन्होंने कहा ये सूबा है। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या काम किया कि उसको फिर फर्दर डिवाइड किया, सूबास को यानी प्रोविंसेस को सरकार, यानी जोन्स में, परगना पिछली बार यूपीएससी 2021 में आपको ये क्वेश्चन आया हुआ था कि परगनास यानी कि अकबर के दौर में ये परगनास किसको कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट था, क्या था, तो ये चीज़ थी। और फिर महल जो था, ब्लॉक और ग्रुप ऑफ विलेज और विलेजेस भी थे। तो ये सारी चीज़ें, अब ये शेर शाह सूरी का कंसेप्ट था, इन्होंने आगे इस पॉलिसी को इन्हें क्या कंटिन्यू किया। ओके, मनसबदारी सिस्टम इन्होंने कायम किया, और देखें मनसबदारी सिस्टम में इन्होंने क्या काम किया है कि मनसबदार, यानी कि वही जैसे मैंने आपको इक़्तादार बताया था, इन्होंने मनसबदार बना दिए। तो ऑफिशियल्स को, यानी कि जो कोर्ट ऑफ अकबर में थे, यानी कि मनसबदार कहा जाता था इनको। मनसबदारी सिस्टम हैड 2 कंपोनेंट्स, इसके 2 कंपोनेंट्स थे। एक था ज़ात था, इसमें क्या था कि इनको दिया जाता था ऑफिशियल हायरार्की, यानी कि ए पर्सन रैंक ऑफ ए मनसबदार, पर्सनल रैंक ऑफ ए मनसबदार इन ऑफिशियल हायरार्की। तो रैंक दे रहे थे किस तरह से, यानी कि ये कौन-सा है, इसका क्या कैडर है, ये कितना, ये कौन-सा रैंक है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, ये अंडर सेक्रेटरी है, ये ऐसा-ऐसा है। ऐसे में मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे जैसे था। और इनको पेमेंट देते थे, पेटमेंट नहीं है, सॉरी, पेमेंट है, पेमेंट देते थे, वैसे पेमेंट, और पेमेंट किस हिसाब से देते थे, या तो नकदी देते, यानी 5,000 मकतबदार, 10,000 मकतबदार, 20,000 मकतबदार, इस मनसबदार सॉरी, तो ये सारे लोग थे, कैश पेमेंट। और दूसरा जागीरदारी मनसबदार, इनको लैंड अलॉट होती थी, और उस लैंड पर ये काम करते थे। उसी तरह से लोगों को उसके बदले में वो जो कमाई उनको मिलती थी, उस कमाई से मिलिट्री तैयार करते थे और चीज़ें तैयार करते थे, और फार्मर्स का भी ध्यान रखा जाता था। और ये हेरिडेटरी नहीं था, एक आदमी के पास जाता था, उसके बाद उनके बाद उनकी रिटायरमेंट के बाद दूसरे आदमी को दिया जाता था, एबल लीडर को, ना कि उसके बेटे को दिया जाता था। तो फ्यूडलिज्म खत्म कर दिया था। सवर जो था, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ हार्सेस, तो हार्सेस यानी कि जंग में घोड़े की ज़रूरत थी, तो इसको भी मेंटेन करके रखा था। मनसबदार अकाउंट टू हिज ज़ात, तो ये यानी कि
राजा टोडरमल जो है उन्होंने वो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी के साथ आए, यानी कि आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी तो आप पर ज़्यादा टैक्स हो जाएगा इस किस्म की पॉलिसी के साथ। और अगर हम देखें तो क्लासिफ़ाई किया इन्होंने, देखो अब होता क्या है, अकबर चाहते थे कि मैं अच्छा बादशाह बनूँ और वेलफेयर यानी कि लोगों के लिए सोचूँ। तो लोगों के लिए सोचना ये नहीं है कि आप खुद को बड़ा बना लें और आप खुद ही बड़े बन के बैठ जाएँ। आप आपके आपके महल भरे, आपके शाही खर्चा हो और लोग मरें। तो इस तरह से तो ये होगा कि एक्सप्लॉइटेशन होगी लोगों की और लोग आपके खिलाफ हो जाएँगे, तो आपका रूल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अकबर ने क्या किया है, अकबर ने एक पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है और उस पॉलिसी के चलते अगर आप देखें तो यानी कि लोगों पर इन्होंने यानी लोग भी खुश रहें और अंपायर भी खुश रहे, यानी कि रूलर भी खुश रहे। तो अकबर, अच्छा ये पॉइंट पे रह गया। इकॉनमी की बात करें अगर, तो अकबर की इकॉनमी यानी कि इंडिया की इकॉनमी जब थी वो सेकंड लार्जेस्ट थी शेरशाह के जाने के बाद। और अकबर की डेथ के बाद जब अकबर आए थे तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी थी और जब अकबर गए तो इंडिया फर्स्ट ला वो यानी कि सेकंड लार्जेस्ट थी और अब फर्स्ट लार्जेस्ट आ गई थी। तो आप देखेंगे तब का यूएसए इंडिया ही था, ठीक है? और क्या था वो, किस तरह से बना था, पॉलिसी देखें, क्या पॉलिसीज़ देखें आप क्या थी, जो कैटेगरीज़ थी लैंड की, किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया था। अब फ्यूडलिस्ट क्या करता है, वो कहता है तुम्हारी ज़मीन है, मुझे इसका रेवेन्यू ग्रेन्स मुझे दे दो। वो नहीं देखता है कि उसमें ग्रेन आए, नहीं आए, किसान मर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में उसको टेंशन नहीं होती है। वो कहता है मेरा खज़ाना भरा रहे। और वो इस तरह से एक्सप्लॉइट, जैसे कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया, या फिर दिल्ली सल्तनत में भी कुछ जैसे कुछ रूलर्स थे जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया। सबने तो नहीं किया, लास्ट में थोड़े-थोड़े रूलर्स ने। उस तरह से अगर आप देखें मौर्यन एम्पायर के बाद जो कि टूटने के बाद फिर से फ्यूडलिज़्म खड़ा हुआ, गुप्ताज़ के बाद खड़ा हुआ और उसके बाद फिर से ये जब महमूद गौरी आए तो तब भी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी के वजूद में आ चुकी थी। तो ये फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में ऐसे डिक्लाइन और कंट्री एक्सप्लॉइट की जाती है। लेकिन अब जब लीडर अच्छा है तो उसने क्या काम किया है, देखो पोलाज लैंड, तो पोलाई लैंड क्या थी, ये फर्टाइल लैंड है और ये मैक्सिमम अट्रैक्शन जी यानी कि इससे इससे ज़्यादातर टैक्स वसूल किया जाता है और एनुअल टैक्स इसी पर लगाया जाता है। उसके बाद है पाराती लैंड जो है वो 1 साल के बाद 1 साल उसको नहीं कल्टीवेट किया जाता है ताकि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं या फर्टिलिटी इसकी रीगेन हो जाए और फिर उस पर अल्टरनेट ईयर में टैक्स लगाया जाता है। चाचर जो है, चचर लैंड जो थी वो 2 साल तक कल्टीवेट नहीं की जाती थी, जिन्हें तीसरे साल पर उस पर टैक्स लगाया जब कल्टीवेट करते थे तभी टैक्स लगाते थे। तो ये है पॉलिसी एक, ठीक है? बंजर लैंड पर ये फर्टिलिटी तो होती नहीं थी, तो ये रखा गया था कि इस पर टैक्स तो है नहीं और 5 साल के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा मसला हो जाए। अब देखें किस तरह से लैंड यूटिलाइज़ेशन अच्छी थी और किस तरह से टैक्सेशन सिस्टम बहुत बेहतर कर दिया था अकबर ने। तो इस तरह से कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थी। सोशल रिलीजियस फार्म में अगर आप देखें तो जज़िया इन्होंने एबॉलिश कर दिया, ठीक है? और पिलग्रिम टैक्स जो था वो इन्होंने क्या काम किया कि पिलग्रिम टैक्स को इन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। पिलग्रिमेज टैक्स क्या होता है कि आप जैसे आप किसी यात्रा पे जाते हो, रिलीजियस साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको उस पर टैक्स लगता है, तो वो अब इन्होंने रिमूव कर दिया था, ठीक है? आपने वो मूवी भी देखी होगी, उसमें वो कहते हैं कि उसमें भी उन्होंने वो दिखाया है वो जोधा अकबर मूवी, तो उसमें भी ये चीज़ें दिखाई हुई हैं, ठीक है? तो अब देखा हुआ क्या कि इन्होंने अब ये जो प्रिज़नर ऑफ वार थे उनको इन्होंने इस्लामिक फ़ेथ में कन्वर्ट करना ये स्टॉप कर दिया, जो कि पहले होता था। और उसके बाद इबादत खाना, जो कि इन्होंने हर एक रिलीजियस स्कॉलर को बुलाकर उनके साथ डिस्कशन की कि हमें कैसे कंट्री को आगे चलाना है, ठीक है? सेक्युलर बहुत वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर लीडर थे ये इंडिया के, ठीक है? तौहीद इलाही इन्होंने शुरू की। तौहीद इलाही का क्या था कि ये कहते थे कि एवरीवन इज़ इक्वल, और इस तरह से ये कहते थे कि हर एक यानी कि सेम कहते थे कि हर एक का कांसेप्ट एक ही, एक खुदा एक को तो सब मानते हैं, अब अलग-अलग तरीके अपने हैं, तो इस हिसाब से इनका ये सिस्टम था। और इन्होंने ये थियोलॉजी दी, हालाँकि वो रिलीजन में इस चीज़ को अक्सर सही बहुत सारे जो कट्टर लोग होते हैं या क्या होता है, तो वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। लेकिन इन्होंने क्योंकि लीडर थे तो इनसे मुग़ल आज़म थे, तो कौन कौन ही अब इनको मना कर सकता था। तो एक सुलह कुल वाली पॉलिसी इनकी थी कि पीस रहे और ब्रदरहुड रहे। उसके बाद इन्होंने मज़हर क्या था कि एक सेक्शन था, क्या एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था कि अगर आप किसी 2 मसलों पर आपके में कन्फ्यूज़न हो जाता है, जैसे वो जो प पार्टी थी या इबादत खाना के अंदर जो
इन्होंने देखा था कि जो 2 आदमी का भी अगर किसी उनमें इख्तिलाफ़ हो जाए तो फिर जो फाइनल डिसीज़न मेकिंग बॉडी है वो कौन करेगा? अंपायरर खुद ही करेगा, ठीक है? तो अकबर बहुत सारे फंड दिए थे गवर्नमेंट टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए मथुरा, वृंदावन में। और मोनूमेंट्स जो अकबर के दौर में बने थे, वो आगरा फोर्ट था, उन्होंने बनाया बुलंद दरवाज़ा, अहलाबाद फोर्ट था, हुमायूं टॉम था, फतेहपुर सिकरी थी, हरी पर्वत यहाँ कोहे मरान, ये आपको आया भी था इसमें लास्ट एग्ज़ाम में, फाइनेंस एफए के एग्ज़ाम में। और इंपीरियल मुगल रोड जो बनाई थी लाहौर से कश्मीर, कश्मीर से लाहौर तक। ओके, चलें आगे। जहांगीर प्रिंस को जहांगीर के दौर में आप देखो बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, क्यों? बड़ी इकानमी है, यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। थॉमस रो, सर हैकिंस और ये सारे लोग यहाँ पे आकर जहांगीर से इजाज़त चाह रहे हैं कि हमें क्या है, हमें ट्रेड करने की इजाज़त दें। और ये 1601 में जो मैं इन्होंने 1611 में इन्होंने नूरजहाँ से शादी की थी जहांगीर ने। ये लीडर थे और बेटे थे अकबर के। और इन्होंने क्या काम किया था कि इनके जो फादर थे जहांगीर के अपॉइंटमेंट ऑफ हर फादर मिर्ज़ा गयास बेग, नूरजहान के फादर जो थे, ये मुगल एम्पायर में ये इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। और इनके ब्रदर आसिफुल्लाह खान जो थे एज़ ए खाने समान का इनको टाइटल दिया गया था। ये पॉइंट आप याद रख लें। हेड ऑफ रॉयल फैमिली एंड ट्रेजरी जुनता एक यानी कि ये था जुनता स्मॉल किचन कैबिनेट रन बाय नूर जहां। ओके, मोहब्बत खान जो थे, ओके ठीक है, मोहब्बत खान जो थे मुगल जनरल थे और स्टेट्समैन थे, बेस्ट नोन फॉर हिज कॉप अगेंस्ट जहांगीर इन। अब मोहब्बत खान इन्हीं के एक रूलर थे, इन्हीं एक जनरल थे, लेकिन बाद में उन्होंने इनको यहाँ पे दरियाए जहलम जो कि रिवर जहलम है, यहाँ पे आकर जहांगीर कश्मीरी आए थे तो यहाँ पे इनको कैप्चर कर लिया। फिर नूरजहान ने एक्सपीडिशन की और यहाँ पे मोहब्बत खान के वो यहाँ पे जो किडनैप कर लिया था इनको, तो छुड़ा कर लेकर गई, ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ जहांगीर, प्रिंस खुरम जो कि नेक्स्ट टाइटल उनको शाहजहां का टाइटल भी दिए गए वो बन गए। और फिर ये अच्छा कुछ मोनूमेंट्स बनाए हैं इन्होंने, जैसे कि शालीमार बाग बनाया था इन्होंने, फरा बख्श भी इसे कहा जाता है। टॉम्ब ऑफ इतमादु इतमाद इतमाद उद दौला यानी कि ज्वेल बॉक्स, यूपी में इन्होंने ये बनाया था, ठीक है। तो जहांगीर का दौर जो था, जहांगीर के दौर के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे भी एनेक्सेशन वगैरह भी हुई। तो ये ऐसे फिर जहांगीर को दौर, अब जहांगीर के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रिटिशर्स थे, अब उनको थोड़ा सा होप आ रहा था कि कहीं ना कहीं हम अपना एक कैरियर यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि अकबर के बाद उनको यहाँ पे जहांगीर के अंदर उस तरह से की यानी कि जहांगीर के दौर में अकबर के जाने के बाद फिर यहाँ पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी क़याम हो गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यानी कि पुर्तगीज़ पहले आए, फिर फ्रेंच कंपनीज़ आई, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनीज़ आई। तो ये लोग अब आ रहे थे, ठीक है। शाहजहां, तो शाहजहां के बारे में ये ना कि ये एरिया ऑफ अहमदनगर इन्होंने कंप्लीटली एनेक्स किया था। मैं बताऊंगा अहमदनगर है, अहमदनगर की अगर हम बात करें तो ये बाहमनी किंगडम की एरिया है, ठीक है। आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन एनेक्सेशन ऑफ मेवर, और राजस्थान पर भी इन्होंने, अब देखो वो महाराणा प्रताप के दौर में हुआ तो नहीं था वो एनेक्स, तो अब इन्होंने वो काम भी किया, ठीक है। और रिमेंबर फॉर हिज प्रोटोनेज टू आर्किटेक्ट, तो मैंने आपको कहा गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर जहांगीर के दौर को कहा जाता था। ताजमहल बनाया इन्होंने अपनी वाइफ के यानी कि अंजुमन बानो बेगम के नाम, मुमताज़ महल भी उनको कहा जाता था। वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन सन ऑफ शाहजहां, तो जैसे कि इसके 3 सन थे शाहजहां के, औरंगज़ेब थे, मुराद थे और शुजा थे और दारा शिकू, 4 लड़के थे इनके। तो इनके बीच में औरंगज़ेब दक्कन पर थे, मुराद जो थे वो आई थिंक आई कांट रिकॉल, दारा शिकू दिल्ली में थे, और इस तरह से शुजा कुछ बंगाल और शायद वेस्ट में एक थे। तो ये अलग-अलग एरियाज़ इन्होंने सँभाले थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, औरंगज़ेब ने इन सबको ओवररन करके खुद यहाँ पे इंडिया के लीडर बन गए, ठीक है। तो रेड फोर्ट जो है, लाल किला भी बनाया था शाहजहां ने, और जामिया मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद ये आगरा फोर्ट के अंदर बनाई थी, वो भी कहते हैं इसको। परी महल भी अगर आप देखें तो यहाँ पे अपने बेटे को गिफ्ट किया था शाहजहां ने, ओके।
आगे चलते हैं, औरंगज़ेब की बात करते हैं। तो औरंगज़ेब की अगर हम बात करें तो औरंगज़ेब के दौर में अगर देखें मुगल क्लाइमैक्स पे पहुंचा था, टेरिटोरियल क्लाइमैक्स पे, यानी कि बहुत ज़्यादा टेरिटरी मुगल के दौर में औरंगज़ेब के दौर में थी। कहाँ से? कश्मीर से नॉर्थ और कहाँ तक, जिग जिंदगी जिंदगी इन साउथ। तो यहाँ साउथ के यानी कि लास्ट यानी साउथ में, यहाँ साउथ तक, नॉर्थ से साउथ तक इतने बड़े एरिया को, एक्सटेंड को ये कवर कर रहे थे। और यहाँ पे अगर हिंद कुश से लेकर देखें, या हिंद कुश यहाँ पे वेस्ट साइड में, यानी पाकिस्तान के वो लास्ट वाला हिस्सा पहाड़, वहाँ से लेकर चिटागांग जो बांग्लादेश का हिस्सा है, वहाँ तक इनकी टेरिटरी को इन्होंने क्लेम कर लिया था। ठीक है, बड़े हार्ड वर्किंग रूलर भी कहा जाता है इनको। डिसिप्लिनरी यानी कि स्ट्रिक्ट थे क्या, थोड़े से कट्टर थे। और इन्होंने अपने बेटे को भी और बाप को भी कैद में डाल दिया था। यानी कि बाप को इसलिए डाल दिया कि आप वहाँ से ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, और वहाँ पे उनको, हालांकि ऐसा ही तो अभी पता नहीं था, लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकली नहीं हो रही थी, यानी कि इनोवेशन नहीं हो रही थी, इनोवेशंस नहीं हो रही थी, तो इनोवेशन नहीं हो रही थी, सिर्फ कंस्ट्रक्शंस हो रही थी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रही, तो इसके चलते कहा कि क्यों स्टेट का पैसा खर्च कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अपने महल, अपने बेगमात के लिए महल बनाने में। और दूसरा बेटे को रख दिया था कि आप आप गोलकोंडा के रूलर के साथ इनका इनका थोड़ा सा ठीक बर्ताव नहीं था, तो इस हिसाब से। ठीक है, जिंदा पीर भी कहा जाता है इनको, 12 साल के लिए रखा था अपने बेटे को। ठीक है, जिंदा पीर भी इनको कहा जाता है, लिविंग सेंट टाइटल इनको दिया गया था। इन्होंने अकबर की पॉलिसी जो कि रिलीजियस टॉलरेंस थी, बदल कर इन्होंने क्या है, जजिया फिर से इम्पोज कर दिया। और फिर बाकी जितना है, यानी कि यानी स्ट्रिक्ट मुस्लिम लाज यहाँ पे, यानी कि फतावा आलमगीरी एक बुक इन्होंने लिखी, जिसमें हनफी स्कूल ऑफ थाट को इन्होंने ज़्यादा इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। ठीक है, ज़वाबत जो थे, अब देखो ज़वाबत जो स्टेट लॉ थे, इसमें इन्होंने क्या किया, देखो हालाँकि औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता है स्ट्रिक्ट थे, लेकिन ये चीज़ इनको भी पता थी कि देखो, सेक्युलर डिक्रीज़ के बारे में इनको भी पता था। देखो, कलेक्शन ऑफ हिज़ वर्क नोन एज़ ज़वाबत आलमगीरी की अगर हम बात करें, ऑल्दो ही वाज़ एन ऑर्थोडॉक्स हनफी मुस्लिम, बट रियलाइज़िंग दैट ही कांट नेग्लेक्ट द फेथ ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन, यानी कि नॉन मुस्लिम बहुत सारे जो हैं, उनकी उनके उनको नहीं, अब हिंदू, एक हिंदू सिटीज़न है या फिर हिंदू सिटीज़न है, तो उनको ये तो नहीं कह सकता, यानी आपको ज़रूरी नमाज़ पढ़नी है, आपको ज़रूरी ज़कात देनी है, आप पर वो लाज, तो ये भी जानते थे, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत ही जैसी बातें होने जाती। तो अब कुछ लाज थे, लेकिन स्टेट के लाज, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप या फिर आप बिल्कुल दूसरे लोगों को उनकी मज़हबी आज़ादी देते ही ना, तो ऐसा तो औरंगज़ेब के दौर में भी नहीं था। हाँ, आप देखें, शिवाजी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट था, और सिक्स के साथ भी इनका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन जय सिंह के साथ बहुत अच्छा दोस्ताना ताल्लुक था। तो अब सबके साथ इनकी लड़ाई भी नहीं थी। तो अब ये है कि जब कोई लीडर थोड़ा-सा थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होता है, तो उसकी वो स्ट्रिक्टनेस कहीं न कहीं फिर उस पर आवाज़, जब लीडर इतने बड़े मैदान पर, आप इतने बड़े पोज़ीशन पर जाकर आप ज़रा किसी एक कम्युनिटी की तरफ ज़रा झुकाओ, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, आपके अगेंस्ट बातें तो होंगी। ओके, इन्होंने नौरोज़ फेस्टिवल को कह दिया था कि ये ज़ोरास्ट्रियन प्रैक्टिस है और इस्लाम के खिलाफ है। ठीक है, मुतस मुतसहाबीज़ जो इन्होंने रखे थे, तो इन्होंने यानी कि पॉइंट किए थे, ये कौन थे? ऑफिशियल थे, ये देखते थे कि शरिया अडॉप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। और देखो कि कहीं पे वाइन, शराब या फिर ये भंग-वंग, ये एंटॉक्सिडेंट्स जो है, ये कहीं पब्लिकली कंज़्यूम तो नहीं हो रहे हैं। पुरिटेनिकल जो है, यानी कि टुक नंबर ऑफ मेजर्स, इन्होंने ये इसको कहा जाता है, क्या है इसको, डिजाइनर टू शो दैट अम्पायर वाज अपोजिट बाय ऑल, अम्पायर वाज अपोजिट टू ऑल प्रैक्टिस विच आर नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद शरिया। तो ऐसा सेट ऑफ रूल था कि अगर मैं भी गलत करूंगा, कह रहे थे, तो मुझे भी आप अपोज करोगे इन रूल्स के तहत, यानी कि ये है आर्टिकल्स है कि मुझे आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, नौबत यानी कि रॉयल बैंड कंटिन्यूड। अब ये म्यूज़िकल फ़ॉर्म है, तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को बैन कर दिया, और नौबत जो था उसको कंटिन्यू किया। झरोका दर्शन जो था क्या है, बालकनी से शो होना आकर, ये एक सुपरस्टिशियस था, और इसको भी इन्होंने कंटिन्यू कर दिया था। पेशकार और कारको कोरोक कारोरिस जो थे, वो पैटी रेवेन्यू ऑफिशियल पोस्ट रिजर्व की थी इन्होंने, लेकिन वो फिर ये कर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ना कर सके, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया।
लीविंग ऑफ जजिया, इन्होंने जजिया वापस से जजिया इन्होंने, मैंने कहा आप, इन्होंने लगाया था जजिया टैक्स लगाया था, और फिर उसके बाद ये वो अबालिश हो गया इनकी डेथ के बाद ही, ठीक है। बिगेस्ट चैलेंज इनको शिवाजी की तरफ से था, और गोरिल्ला टैक्टिक्स में वो माहिर थे। क्या हुआ कि शिवाजी एक बार यहाँ पे आए औरंगज़ेब के पास, और शिवाजी को इन्होंने कहा कि आप मनसबदार बन जाइए। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है मैं बन जाता हूँ, लेकिन उनको बनाया 5000 ही मनसबदार। अब शिवाजी जो थे वो थे मराठा, और उनको लगा यार मैं इतना बड़ा एबल लीडर था, इतनी बड़ी टैक्टिक्स है मेरे पास, और मुझे क्या है मनसबदार बनाया जा रहा है 5000 ही। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने चैलेंज कर ले लिया कि अब मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा और पूरे इंडिया पर एक मराठा अंपायर खड़ा करूंगा, ठीक है। तो फिर इन्होंने वो जो इनके खिलाफ वर्जी हुई, अंपायर की खिलाफ वर्जी, तो इन्होंने अफजल खान को भेजा, उसको भी घायल कर दिया किसने, शिवाजी ने। और फिर शाइस्ता खान गए, तो शाइस्ता खान भी अच्छी तरह से लड़ ना पाए। फिर लास्ट पे जय सिंह जो थे उनको फुल अथॉरिटी के साथ भेजा गया, और जाकर शिवाजी को फिर उन्होंने पकड़ा, और फिर उसके बाद उनकी डेथ होगी शिवाजी की। और फिर औरंगज़ेब की भी डेथ हुई 1707 में। अगर हम देखें तो ये सारी मिडवल हिस्ट्री थी। अब इसमें मैं आपको मुगल आर्मी के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ, क्या थी मुगल आर्मी? टाइम कितना हुआ? ओके। मनसबदार प्रोवाइड ओवरवेलमिंग प्रोपोर्शन ऑफ इट, ठीक है? मनसबदार यानी कि मनसबदार मनसबदार के अलावा अगर हम देखें तो अहादीस जो थे ये पर्सनल कुछ यूज़र ट्रूपर्स थे, जो हम कहते हैं कि एसपीजी जैसा जो स्पेशल टाक फोर्स फोर्स जैसी थी, अंपायर्स की, जो इनको अच्छी प्रोटेक्शन देते थे। और अगर हम देखें तो अच्छी सैलरी इनको मिलती थी बाकी ट्रूपर्स के कंपेरेबल। तो अगर हम देखें इनको मोस्ट ट्रस्टेड कॉर्पस माना जाता था, और ये रिक्रूट इनको अंपायरर डायरेक्ट करता था, ठीक है। वाला शाहीज जो थे ये रॉयल बॉडीगार्ड्स थे, ठीक है। पियाद गन जो थे ये फुटमैन फार्मेट एंड न्यूमरस बट बट मिसिलीनियस बॉडी, ओके। अब हम देखें बहामनी किंगडम्स को अगर आप देखें तो ये कब से 1347 से 1527 तक, 1347 से 1527 तक, फाउंडेड बाय अला अलाउद्दीन शाह बहमन ने फाउंड की थी 1347 से 58 तक, हु वाज वन ऑफ द नोबल ऑफ महमूद बिन तुगलक कोर्ट, ठीक है। तो ये मैंने कहा ना उन्होंने अंपायर को शिफ्ट करके यहाँ पे देवगिरी में लाया था। तो यहाँ से फिर क्या हो गया था कि ये दिल्ली सल्तनत के साथ फिर ये कुछ लोग मुखालफत कर गए थे, तो इन्होंने ये किन्नाट ये आगे फिर नहीं रहे थे दिल्ली सल्तनत के पार्ट, तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था। तो ये इनमें से कुछ लीडर थे, इनके ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमन थे, जो कि 1397 में बने रूलर थे। किसके, इन्होंने एक्सपेंड किया और डिफीट किया विजय नगाड़ा अंपायर को, ठीक है। और इनके रूलर थे देवराया सेकंड। महमूद गवान जो थे, महमूद गवान का अगर आपको कोई पूछे कहाँ कहाँ से थे, तो आपको है ये बहमनी किंगडम के रूलर थे। ये एक मर्चेंट भी थे पर्शियन, और बड़े एजुकेटेड आदमी भी थे। सॉरी, ओके। उसके बाद अगर देखें तो ये जो किंगडम थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन्हें को, जिसको हम तरफ्स कहते हैं, और यहाँ तरफदार होते थे। हाँ, तरफ़दार थे जो इसको सँभालते थे। तो ये 4 सेक्टर्स में 4-5 हिस्सों में बटी हुई थी, बीजापुर, गोलकांडा, अहमदनगर। मैंने कहा था ना आपको अहमदनगर वो बहामनी किंगडम, तो ये बहामनी किंगडम का हिस्सा था जो किसने, शाहजहाँ ने एनेक्स किया था। बिदर था और ये बेरार था। ये दिल्ली सल्तनत से अलग थे, फिर बाद में इनको मुगल एम्पायर में इन कुछ हिस्सों को एनेक्स किया जाने लगा, ठीक है। एम्पायर इन दक्कन, ये दक्कन में थी, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका के साइड में ये थे, या फिर तेलंगाना भी आप कहें, इन हिस्सों में ये सारा थे। दक्कन रीजन वाज पार्ट ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। इन 1337 कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू एक्सेलरेटेड, किन दो के बीच में, यानी कि ये दिल्ली सल्तनत के और इन लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, और इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट दक्कन में आकर बना दी विद गुलबर्गा कैपिटल ऑफ कर्नाटका, ठीक है। और आर्किटेक्चर अगर इनके दौर में देखें तो बड़े बड़े टाल मीनारात थे, स्ट्रांग आर्चेस थे, और ह्यूज डोम्स थे, क्रीसेंट मून्स एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ओके, विजय नगाड़ा अंपायर की अगर हम बात करें तो विजय नगाड़ा अंपायर में आप देखें हरिहरा एंड बुक्का एस्टेब्लिश। तो ये क्या थे, ये 2 भाई थे, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक, तो इनके आर्मी में थे। और इन्होंने भी ऐसा ही किया जैसे बहमनी वालों ने किया, कर्नाटका एक इंडिपेंडेंट स्टेट कायम की कर्नाटका में आकर। और यहाँ पे क्या था,
कैपिटल विजयनगाड़ा इनकी रही। और यहाँ पे फॉरेन अकाउंट यानी कुछ फॉरेन ट्रैवलर आए थे, जैसे निक निक होलो डी कॉन्टी, ठीक है, अब्दुल रजाक, डोम डोमिंगो, ठीक है, डोमिंगो पेयास और बरबोसा और नुनेज, ये लोग कुछ आए थे। रूलड बाय फोर डायनेस्टी, क्या 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 डायनेस्टी थी, संगम डायनेस्टी इनके अंदर थे, जो जिसके थोड़े से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे लीडर जो थे वो क्या थे, हरिहरा राया थे। सालुआ डायनेस्टी थी, और उसके बाद इसके जो नरसिम्हा राया थे, और यानी कि जो फेमस थे इस डायनेस्टी के, और तलुआ डायनेस्टी थी, और उसके उसके अंदर कृष्णा देवरा राया थे, और अराविदु डायनेस्टी भी थी, ठीक है। रिलीजन इनका क्या था, हिंदुइज्म के शिवियट्स थे। ये शिवियट्स क्या हुए, फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। ओके, शुनाया सम संपदने, कलेक्शन ऑफ वचन्स, वचन होते हैं या बयान, जैसे सैंग्स प्रोड्यूस्ड इन हिज एज, ठीक है। लोटस महल, ये कुछ हज़ारा टेम्पल्स, ये कुछ इनके आर्किटेक्चर्स थे। अब बैटल ऑफ बानी हत्ती जो थी वो 1565 में अकबर का दौर था ये, ठीक है। कब से थे अकबर, 1556 से लेकर 1605 तक। अब इस दौर से आप देखो, ये दौर किसका था, अकबर का। तो किसके साथ, पुर्तगीज इंटर हुए थे, और ये मैंने कहा ना आपको इंडिपेंडेंट थे, विजय नगाड़ा अंपायर। तो ये विजय नगाड़ा अंपायर इंडिपेंडेंट था। तो तब इनको आकर, अब अकबर क्या तो था ही नहीं यहाँ पे, उन्होंने आकर इस पर अटैक किया ब्रिटिशर्स ने, तो छीन लिया। और फिर यहाँ पे ये हिस्सा इंडियन टेरिटरी जो थी इनकी, इंडियन सी में अपनी डोमिनेंस हासिल करने के लिए। और फिर अकबर के चलते तो कुछ बोल ना सके, जहांगीर से थोड़ी सी इजाज़त ले ली। शाहजहां के दौर में भी ऐसे ही रहे। फिर औरंगज़ेब का दौर थोड़ा सा फिर कठिन आ गया, तो चुप बैठ गए। और फिर उसके बाद जब वो टूटे, तो उसके बाद फिर आपको पता ही है, बंगाल से फिर बैटल ऑफ बक्सर और ये सारी चीज़ें करके इन्होंने किस तरह से फिर इंडिया पर अपना इन्हें कब्जा जमा लिया। तो गाइस, ये आपकी हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर हो गया। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप 2-3 घंटे का ये वीडियोस हैं, आप इनको खूब देखिए। अभी आपके 2-3 दिन हैं, और आप देख लें ये 3-4 वीडियो में आपको बिल्कुल शार्ट चीज़ें हैं। हालांकि अगर आप पढ़ोगे तो 400 पेज की बुक आती है सतीश चंद्रा, जो कि एनसीईआरटी की बुक है। तो अगर आप में से कोई यूपीएससी या फिर जेकेपीएससी के लिए पढ़ रहा है, तो आपको ये मैंने कुछ ये जो स्लाइड्स बनाई हैं वो सतीश चंद्रा, ठीक है कि ठीक है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री सतीश चंद्रा, ये बुक है। आप इससे आप कर सकते हो, सतीश चंद्रा से आप यहाँ पे आप ये बुक पढ़ सकते हो। लेकिन ये कुछ स्लाइड्स हैं, तो ये तो 37 स्लाइड्स कहाँ, 400 इसकी पेज हैं, और कहाँ 37 स्लाइड्स पर मैंने आपको बात बता दी। तो ये छोटे एग्ज़ामों के लिए, जैसे छोटे भी कहाँ हैं, बहुत बड़े ही एग्ज़ाम हैं। लेकिन अब ये है कि अब यहाँ पे उतनी उस हिसाब से आपका मेंस के क्वेश्चन तो आपको नहीं लिखने हैं या फिर कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आपको इतनी हिस्ट्री, इतना आपके लिए आई थिंक मोर देन एनफ है। तो आप इसको पढ़ें। और अगर ये 4-5-6 पॉइंट आपके हैं, तो अगर आपको ये 3 वीडियो देखने से 6 पॉइंट आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपको बहुत कम अरसे में बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो लाइक करते रहें, कमेंट करके बताते रहें कि आपको किस तरह के ये वीडियो लगे, शेयर भी करें। और और हाँ, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, CA लतीफ़ एकेडमी, उस पे मैंने इसकी PDF डाल दी है। आप जाकर PDF उसको चेक कर लें और डाउनलोड कर लें, और फिर अगर और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लें।